वेलकम टू ITLS अकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कुछ सैलिएंट फीचर्स ऑफ SMP एंड WMP प्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं विद आवर लेक्चर सैलिएंट फीचर्स ऑफ SMP प्रोडक्शन। SMP प्रोडक्शन को हम पहले पढ़ेंगे और इसके बाद में हम WMP प्रोडक्शन को देखेंगे। Skim milk is preheated to a temperature of 85 degrees centigrade for 20 minutes when the powder is intended for the bakery trade. Bakery trade में high heat SMP होता है। Low temperature treatment is required for the manufacture of low heat SMP. अगर आपको हाई हीट SMP चाहिए है तो आपको लगभग 85 डिग्री तक कम से कम 20 मिनट तक उसको हीट करना होगा। लेकिन अगर आपको लो हीट SMP चाहिए है तो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट से ही आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं लो हीट SMP का। The skim milk is then condensed usually in a multiple effect evaporator. Evaporators के टाइप्स जो होते हैं वो हम अपने लेक्चर्स में पहले ही पढ़ चुके हैं। उसी में हमने एक देखा था मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर टू टोटल सॉलिड्स ऑफ 42 to 48%। और इसमें कंडेंस कैसे किया जाता है, इसका जो सॉलिड कंटेंट होता है वो लगभग 42 to 48% तक रहता है। The condensed product is passed through a filter before pumping to the spray dryer with or without reheating. अब ये जो इसके मिल्क को कंडेंस कर लिया गया था, अब इसको पास किया जाता है स्प्रे ड्रायर से ड्राई करने के लिए। स्प्रे ड्रायर को भी हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। और ये जो पासेज है ड्राई करने के लिए, ये आप हीटिंग का स्टेप एक इसमें होता है जो कि ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो हीट कर सकते हैं और नहीं तो हीट नहीं भी कर सकते हैं। Spray drying is carried out at an inlet air temperature of 180 to 230 डिग्री सेंटीग्रेड। जो प्रोडक्ट आ रहा है जब इंटर कर रहा है स्प्रे ड्रायर में, तब उसको जो इनलेट एयर टेम्परेचर दिया जाता है वो होता है 180 से लेके 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक एंड एन आउटलेट एयर टेम्परेचर ऑफ 70 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड। जब प्रोडक्ट ड्राई होकर जब वापस से निकलता है, आउटलेट एयर टेम्परेचर होता है 70 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड to get powder with 2 to 5% रेजिडुअल मॉइस्चर। ये जो यहाँ पे टेम्परेचर को कम किया गया है आउटलेट टेम्परेचर को, वो इसलिए किया गया है कि थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर कंटेंट बचा रहे। The powder coming from the cyclone and the chamber is preferably cooled to 30 degree centigrade to avoid clumping. अब इसकी क्या होती है, इंस्टेंट कूलिंग की जाती है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ताकि कोई क्लम्प ना बने। कोई जैसे क्लम्प क्या होता है, एक थक्का जैसा बन जाता है, कोई मास इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्लम्पिंग ना हो इसमें। ड्यू टू कोलेसिंग एंड सिंटरिंग एज वेल एज अनडिजायरेबल ब्राउनिंग ऑफ द पाउडर। तो कूलिंग की जाती है इसलिए ताकि कोई क्लम्पिंग ना हो, कोई इधर उधर की चीज उस पाउडर में मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे स्टेप्स दिखाए गए हैं SMP प्रोडक्शन के, जो स्टेप्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला होता है रिसेप्शन ऑफ मिल्क। मिल्क का रिसेप्शन होता है, रिसीव किया जाता है। उसके बाद में कूलिंग की जाती है उस मिल्क की 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कूलिंग करने के बाद इसकी प्री हीटिंग होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और इस प्री हीटिंग के बाद में इसका सेपरेशन किया जाता है। अब सेपरेशन हो गया है तो उसके बाद में इसको ले जाया जाता है फॉर दी
पाश्चराइजेशन पता है आप लोगों को, उम्मीद है पता होगा, 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है लगभग 15 सेकेंड के लिए। फिर इसके बाद अगेन इसकी प्री हीटिंग की जाती है 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक फॉर दी 20 मिनट्स। अब प्री हीटिंग के बाद में इस मिल्क को कंडेंस किया जाता है, कंडेंसिंग होगी और कंडेंस करने के बाद में इसको रीहीट किया जाएगा, दोबारा से हीट किया जाएगा लगभग 74 डिग्री सेंटीग्रेड पे। रीहीटिंग के बाद में प्रोसेस आती है फिल्ट्रेशन की। फिल्टर करने के बाद में स्प्रे ड्राइंग होगी, इसको ड्राई किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्प्रे ड्रायर। अब इस पे स्प्रे ड्राइंग के बाद में कूलिंग होगी 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कूलिंग किस लिए होती है? ताकि कोई भी क्लम्पिंग ना हो, इसके साथ ही साथ में कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी फॉरेन मटेरियल उसमें ना पहुंच जाए। अब कूलिंग के बाद में इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। शिफ्टिंग के बाद पैकेजिंग एंड देन स्टोरेज। तो ये होती है टोटल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ SMP। नेक्स्ट आता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द WMP प्रोडक्शन। High quality dried WMP requires high quality raw milk containing as little as possible of copper and iron। WMP के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ऐसा मिल्क चाहिए होता है जिसमें कि कॉपर एंड आयरन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो। एडजस्टमेंट ऑफ द फैट कंटेंट ऑफ द मिल्क to 3.2 to 3.5%। अब इसमें जो फैट का कंटेंट होता है उसको इस तरीके से रखा जाता है कि वो 3.2 से लेके 3.5% तक रहे। Results in the usual standard fat content of the powder, that is 26%. Milk is preferably clarified to remove leukocytes एंड अदर एक्सट्रेनियस मैटर। अब मिल्क को क्लेरिफाई किया जाता है ताकि उससे जो भी चीज़ें यूज़ की नहीं हैं उन सारी ही चीज़ों को हटा दिया जाएगा और उसके बाद में इसको होमोजेनाइजेशन किया जाता है। इसका होमोजेनाइजेशन क्या है? होमोजेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि चीज़ों को यूनिफॉर्म किया जाता है ताकि चीज़ें इवन रहें। ऐसा ना हो कि कहीं पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कहीं पे कम हो गई, या कहीं पे जो साइज़ है कंसंट्रेट का वो ज़्यादा है, कहीं पे कम हो गया। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस की जाती है जिसमें कि सारे पार्टिकल्स को एक जैसा कर दिया जाता है और इसके लिए प्रेशर यूज़ किया जाता है 2500 psi in the first stage and a temperature of 63 to 74 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस को कैरी किया जाता है। नेक्स्ट आता है लो प्री हीटिंग टेम्परेचर्स मिनिमाइज द डेवलपमेंट ऑफ कुक्ड फ्लेवर इन द प्रोडक्ट बट ऑल्सो डू नॉट डिस्ट्रॉय द एंजाइम्स which promote hydrolytic rancidity in the product during storage। जो प्री हीटिंग का टेम्परेचर होता है इसको लो रखा जाता है ताकि जो फ्लेवर है, जो फ्लेवर क्या होता है, टेस्ट होता है, एक स्पेशल टेस्ट होता है। जैसे आप बोलते हैं वनीला फ्लेवर है, पाइनएप्पल फ्लेवर है, तो ये फ्लेवर होते हैं। तो टेम्परेचर को लो रखा जाता है प्री हीटिंग के दौरान ताकि ये जो फ्लेवर है ये फ्लेवर डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसका टेस्ट बदल ना जाए। इसके अलावा ये जो अगर हीट ज़्यादा हो जाएगी तो ये रैंसिडिटी को भी आगे बढ़ाएगी। रैंसिडिटी का मतलब होता है जिसमें कि चीज़ें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, डिस्ट्रक्ट होने लगती हैं। तो ऐसे एंजाइम्स को भी ये रोकता है ताकि कोई भी हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी ना हो प्रोडक्ट में इन द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज। By using high heat treatment, हाई हीट ट्रीटमेंट की रेंज कितनी होती है? 80 to 93 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 मिनट्स। 15 से 30 मिनट तक का टाइम लिया जाता है
हाई हीट ट्रीटमेंट के लिए सल्फाइड्रल compounds with reducing properties are formed which extend the keeping quality due to their antioxidative action. अब यहाँ पे एक एंटीऑक्सीडेंट का भी यूज़ किया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ है उसको सिक्योर करके रखा जा सके। तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो कोई ना कोई सल्फाइड्रल कंपाउंड होता है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होगा जो कि जो क्वालिटी को डिग्रेड करने वाली चीज़ें हैं उनको कंट्रोल में करके रखा जाएगा। प्री हीटिंग इज़ फॉलोड बाय कंसंट्रेशन एंड स्प्रे ड्राइंग। अब ये जो प्री हीटिंग की प्रोसेस हुई है इसको फॉलो किया जाएगा। इसके बाद में कंसंट्रेशन की प्रोसेस होगी और कंसंट्रेशन के बाद में स्प्रे ड्राइंग की जाएगी स्प्रे ड्रायर में पहुंचा के। यहाँ पे देखिए प्रोसेस का फ्लो डायग्राम दिखाया गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ WMP। सबसे पहले क्या होता है, रिसेप्शन ऑफ मिल्क। ये कॉमन है, हर स्टेप में हर प्रोसेस में होगा ही होगा। रिसेप्शन करने के बाद में इसको कूल किया जाता है। देखिएगा चीज़ें लगभग यहाँ पे सिमिलर होंगी जो SMP प्रोडक्शन में देखी थी, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन होता है, फैट SNF रखा जाता है 1:2.7। अब स्टैंडर्डाइजेशन के बाद में किया जाता है प्री हीटिंग की प्रोसेस को, और प्री हीटिंग के लिए टेम्परेचर रखा जाता है 71 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ प्री हीटिंग फिल्ट्रेशन एंड क्लेरिफिकेशन की प्रोसेस को किया जाता है। फिल्ट्रेशन और क्लेरिफिकेशन ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कि मिल्क से जो कोई भी इम्प्योरिटी होगी या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो उसको हटा दिया जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट स्टेप होगा होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन में चीज़ों को इवन किया जाएगा, यूनिफॉर्म किया जाएगा और उसके बाद में उसको हीट किया जाएगा। हीटिंग किया जाएगा, हाई हीट वाला टेम्परेचर रखा जाएगा इसमें 93 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर पे इसको लगभग 3 मिनट तक हीट किया जाता है। अब इस हीटिंग के बाद में कंडेंसिंग की प्रोसेस होती है। अब जब मिल्क कंडेंस हो गया है तो इसको दोबारा से हीट किया जाएगा, इसकी रीहीटिंग होगी, लेकिन इस बार जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा कम होगा। पहले की हीटिंग में टेम्परेचर था 93 डिग्री सेंटीग्रेड और इस बार की जो रीहीटिंग है उसमें टेम्परेचर को रखा जाता है 71 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रीहीटिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है स्प्रे ड्राइंग का। स्प्रे ड्राइंग में प्रोडक्ट को ड्राई किया जाएगा और उसके बाद में अगेन इसको कूल किया जाएगा। कूलिंग टेम्परेचर जो सबसे पहले कूलिंग की थी आपने देखा था, कूलिंग टेम्परेचर था 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इस बार जो यहाँ पे कूलिंग होगी उसका टेम्परेचर होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कूलिंग के बाद में प्रोडक्ट को उस जगह से शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ लाया जाएगा जहाँ पे इसका पैकेजिंग और स्टोरेज होना है। शिफ्टिंग के बाद में इसको पैक किया जाएगा। पैकिंग के टाइम पे एक ट्रीटमेंट होता है वैक्यूम ट्रीटमेंट एंड नाइट्रोजन फिलिंग और एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। ये पैकेजिंग के कुछ टाइप्स हैं। इस तरीके से पैकेजिंग की जाती है ताकि जो प्रोडक्ट है वो जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो, उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। नेक्स्ट स्टेप में इसका स्टोरेज कर लिया जाता है। जो भी प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है उसको स्टोर कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक आता है रोलर ड्राइंग। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने स्प्रे ड्राइंग को देखा था। स्प्रे ड्राइंग के मेथड्स और स्प्रे ड्राइंग के बारे में बहुत सी चीज़ें जानी थी हमने। आज का जो लेक्चर है इसमें अभी हमने SMP और WMP के फीचर्स तो देख लिए, इसके साथ में ही आज हमारा फोकस रहेगा रोलर ड्राइंग पे। स्प्रे ड्रायर तो हम लोगों ने देख लिया था, आज हम बात करेंगे रोलर ड्रायर के बारे में। यहाँ पे ये इमेज देख सकते हैं, इसमें रोलर ड्रायर की इमेज को दिखाया गया है। अगर बात करें रोलर ड्रायर में कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहला है कन्वेयर,
अगला पार्ट होता है स्टीम हीटेड ड्रम, नाइफ भी एक लगा है, वेपर हुड भी है, फीड पाइप है जहाँ से कि प्रोडक्ट आएगा, नाइफ दोनों तरफ का हम कह सकते हैं एक इधर का लगभग मिरर इमेज होता है ये। तो ये जो भी इनके पार्ट्स हैं, चलिए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। The roller drying process is becoming comparatively obsolete because of the inherent disadvantages like low solubility of powder, cooked flavor and smaller capacity. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्प्रे ड्रायर के बारे में, तो हमने ये देखा था कि वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ड्रायर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो रोलर ड्रायर है, ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ नहीं होता है, इसको भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका यूज़ बहुत ही कम है। अगर कंपेयर करें स्प्रे ड्रायर से तो रोलर ड्रायर का यूज़ बहुत कम किया जाता है क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं जैसे कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत लो होती है इसके पाउडर की, और जो स्प्रे ड्रायर है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है, ये चीज़ भी हमने वहाँ पे देखी थी। इसके अलावा इसमें कुक्ड फ्लेवर रहता है, जैसे भी किसी चीज़ को पकाने का एक अलग ही फ्लेवर रहता है ना, वो फ्लेवर इससे नहीं जाता, लेकिन स्प्रे ड्रायर के केस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो फ्लेवर होता है कुकिंग का वो चला जाता है पहले ही। और इसके अलावा जो रोलर ड्रायर है इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, जबकि जो स्प्रे ड्रायर था उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। गाइस मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको भी देखिए, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे एक साथ में। अब आपको लगता है कि जब इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं इस रोलर ड्रायर में, तो आखिर इसको हम यूज़ क्यों करेंगे? तो चलिए देखते हैं। However, the roller dried powder finds special applications in the manufacture of confectionery, baby food, ice cream, milk sweets, etc. अब जो ये रोलर ड्रायर से ड्राइड प्रोडक्ट होते हैं, इनका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? ये कॉन्फेक्शनरी के एप्लीकेशन में आते हैं, बेबी फूड्स के फॉर्मेशन में, आइसक्रीम्स एंड मिल्क स्वीट्स के प्रोडक्शन में इनका यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इस रोलर ड्रायर के वर्क करने की प्रोसेस क्या है, ये कैसे वर्क करता है। सो द प्रोडक्ट टू बी ड्राइड इज स्प्रेड एज अ थिन फिल्म onto the smooth surface of a continuously rotating hot drum roller और सिलेंडर। आप ये देख सकते हैं, ये स्टीम हीटेड ड्रम है, ये कंटिन्यूसली ऐसे रोटेट करती रहती है। अब जिस प्रोडक्ट को ड्राई करना रहता है उसको इसके ऊपर से एक पतली सी फिल्म की तरह, इसको देखिए यहाँ पे कन्वेयर देख सकते हैं, यहाँ से आप प्रोडक्ट डालेंगे, ये क्या करता है एक पतली सी फिल्म बना देता है। पूरा प्रोडक्ट एक साथ में ना जाके बहुत ही पतले तरीके से जाता है। यहाँ पे नाइफ भी लगा हुआ है जो कि इस पतली सी फिल्म को फैलाने में हेल्प करता है, और इसको इसके ऊपर से ऐसे ये रोटेटिंग ड्रम जो है इसके ऊपर से गुजारा जाता है। And the film of the dried product is continuously scraped off by a stationary knife. ये जो थिन फिल्म होती है इसको स्क्रैप्ड भी करते रहते हैं, इसको हटाते रहते हैं with the help of knife located opposite to the point of application of milk. ये देखिए एक जगह से जहाँ से मिल्क आ रहा है और दूसरी जगह से जो आउटलेट होगा, तो यहाँ पे जो नाइफ है ये काम करेगा, जो चीज़ें काम होता जा रहा है उसको ये स्क्रैपिंग का काम कर रहा है। स्क्रैपिंग का मतलब होता है जैसे कि ये कोई प्रोडक्ट है यहाँ पे लगा हुआ है, पतली सी थिन फिल्म है, तो इसको यहाँ से छुटाना, इसको हम बोल सकते हैं कि स्क्रैपिंग। द फिल्म हैज़ टू बी ग्राउंड टू ऑब्टेन पाउडर। फिल्म को ग्राउंड करना रहता है ताकि आपको पाउडर मिले, क्योंकि ये तो भाई किसी भी सरफेस पे लगा हुआ ये एक पतला सा फिल्म है, तो इसको आप ग्राइंडिंग करेंगे, इसको ग्राउंड करेंगे तभी तो आपको पाउडर मिलेगा। रोलर ड्रायर ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन को हम डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस को परफॉर्म कर जा रहा है। The product may be placed in its natural form or pre-condensed in a vacuum pant remover
before it is fed to the drum dryer. अब इसको क्या किया जाता है, इसको जो ड्रायर वाला ड्रम है उसमें डालने से पहले इसका प्री कंडेंसेशन किया जाता है। और प्री कंडेंसेशन किस में किया जाता है, हमको पता है कुछ जो कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही हैं सारी ही वैक्यूम चैम्बर में हो रही हैं। इनको वैक्यूम चैम्बर चाहिए होता है जिसमें कि इनको कंडेंसेशन किया जा सके, क्योंकि ताकि वहाँ पे कोई भी कंडेंसेशन करके इनको पाउडर फॉर्म में जब आप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बात वहाँ पे कोई भी मॉइस्चर नहीं चाहिए होगा। तो वैक्यूम चैम्बर में इनको सारी कंडीशंस मिलती हैं। अब वैक्यूम चैम्बर में इसको प्री कंडेंस कर लिया गया, उसके बाद में इसको ड्रायर में डाला जाता है। The preheated product is pumped into the reservoir between the upper portion of the rotating drum, that is इसकी स्पीड दी हुई है 14 to 19 रोटेशन पर मिनट, to provide a thin layer over the turning drums। एक बार फिर से डायग्राम की तरफ ले चलती हूँ। ये देखिए फीड पाइप है, यहाँ से जो प्रोडक्ट आया, अब ये तो ऐसे इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे जब ये प्रोडक्ट आएगा तो इस पे एक पतली फिल्म की तरह से ऐसे इस तरीके से ये फैलता जाएगा। एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो मिस्टेकनली बता दी थी कि ये इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप नहीं होगा, यहाँ से प्रोडक्ट एंट्री करेगा। The cylinders are mounted parallel to each other about 0.5 to 0.75 मिलीमीटर अपार्ट। आप ये देखिए, ये दोनों ही जो हीटर्स हैं ये एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट आ रहा है दोनों के पास, इसको इधर भी नहीं जाना है इधर भी नहीं जाना है, तो फिर ये फाइनली एक पतली सी फिल्म के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। One drum can be moved to provide the desired clearance between the drum। अब जो डिजायर्ड क्लियरेंस है, चीज़ें कितनी क्लियर हों, इसके लिए एक ड्रम को मूव भी किया जा सकता है इधर से उधर। The film of dry milk forms a continuous sheet from the knife to the auger trough, which is about to travel with the bottom of the drum। अब जो ये ड्राई मिल्क की शीट बन गई है, एक पतली फिल्म बन गई है, ये ड्रम के नीचे तक पूरी फैलती हुई आ जाती है। The auger for each drum discharges the product into the elevator। अब ये जो ड्रम से डिस्चार्ज हो रहा है प्रोडक्ट, अब ये इसको एलिवेटर पे भेज दिया जाता है। Then to a grinder which pulverizes the product। इसके बाद में जो प्रोडक्ट है उसको एक ग्राइंडर में भेज दिया जाता है, जिससे कि ग्राउंड कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में पल्वेराइज कर दिया जाता है इसको। आफ्टर विच इट इज़ शिफ्टेड, पैक्ड एंड स्टोर्ड। अब ये जब पल्वेराइज हो गया है तो इसको उस जगह से शिफ्ट किया जाता है, पैकिंग की जाती है और उसके बाद में इसको स्टोर कर लिया जाता है। अगला आता है वाटर वेपर above the dryer has a low density than the air surrounding the unit and hence rises upward। जो वाटर वेपर्स होती हैं ड्रायर में, उनकी डेंसिटी वो एयर से कम होती है। जो एयर है, जो यूनिट है, ड्रायर है, रोलर ड्रायर, उसके चारों तरफ जो एयर होगी उससे जो वाटर वेपर है उसकी डेंसिटी कम होती है। इसलिए ये जो वेपर है, अब जब डेंसिटी कम है तो वो हल्की है। तो अब ये तो पता ही है, जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और जो चीज़ जिसका वेट ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ आती है। तो इसी तरीके से वाटर वेपर्स ऊपर जाने लगती हैं और जो एयर होती है वो नीचे की तरफ रह जाती है। अ हुड इज़ प्लेस्ड ओवर द ड्रम फॉर द वेपर्स टू एस्केप। अब एक हुड रख दिया जाता है, एक कवरिंग रख दिया जाता है ड्रम के ऊपर, ताकि ये जो वेपर्स हैं लो डेंसिटी की वजह से जो ऊपर जा रही हैं वो ड्रायर से बाहर न जा पाएँ। Silent features of the roller drying of milk. The skim milk is pasteurized or preheated to preferably 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जो स्किम मिल्क है इसका पास्चराइजेशन या प्री हीटिंग की जाती है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे,
with or without holding before condensation to 20 to 22% total solids. Beyond a total solid concentration of 25%, difficulties arise in drawing. अब जो कंसंट्रेशन रखी जाती है जो कंडेंसेशन की, वो कम से कम 22% सॉलिड होना चाहिए. अगर ये कंसंट्रेशन 25% से ऊपर निकल जाती है तो जो ड्राइंग की प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, प्रॉपर ड्राई नहीं हो पाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि अब जो सॉलिड है उसमें वो सॉलिड ही बहुत ज़्यादा है, तो आखिर उसको ड्रायर कहाँ तक ड्राई करेगा. जब छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो ड्राई करने में उनको इजीली आसानी रहेगी, ये अच्छे से उसको ड्राई कर पाएगा. लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन सॉलिड की 25% से ऊपर निकलती है तो इसको ड्राई करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आने लगती हैं. इंस्टेंटाइजेशन देखते हैं क्या है इंस्टेंटाइजेशन. इफ रिकॉन्स्टिट्यूशन और रीवेटिंग ऑफ द ड्राइड प्रोडक्ट इज रीच्ड very quickly, then the product is said to have instant properties. अब ये जो प्रोडक्ट को ड्राई किया गया है रोलर ड्रायर की मदद से, अगर ये इसकी जो दोबारा से गीलापन है, इसकी जो नमी है वो दोबारा से बहुत जल्दी आने लगती है, तो इसी को कहा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें इंस्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. अब ये होता क्या है? A process which imparts good re-wetting properties to a dry product is therefore called instantization. जो प्रोसेस होती है ये रीवेटिंग की, दोबारा से जो ड्राइड प्रोडक्ट में नमी आने लगती है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंस्टेंटाइजेशन. इंस्टेंटाइजेशन की मदद से जो ड्राइड प्रोडक्ट है उसमें नमी आने लगती है. अब कुछ फीचर्स दिए गए हैं इंस्टेंटाइजेशन प्रोसेस के. पहला है वेटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स विद स्टीम, एटमाइज्ड वाटर और अ मिक्सचर ऑफ बोथ. अब ये कैसे वेट हो सकते हैं? ये स्टीम से हो सकता है, स्टीम की वजह से वेट हो जाएं, हो सकता है उन्हें एटमाइज्ड वाटर मिल जाए, या फिर दोनों ही चीज़ें एक साथ में आ जाएं तो ये इंस्टेंटाइजेशन की प्रोसेस हो जाए. अगला प्रोसेस हो सकता है एग्लोमरेशन. एग्लोमरेशन में क्या होता है? विच occurs बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर ड्यू टू टर्बुलेंस. अब जो पार्टिकल्स हैं अगर ड्राइंग के दौरान एक दूसरे से टकराते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि मॉइस्चर आ जाए और वो एक दूसरे के साथ में ऐड हो जाए और एक बड़ा पार्टिकल बना ले. अगला है री-ड्राइंग विद हॉट फिल्टर्ड एयर. हॉट फिल्टर्ड एयर से री-ड्राइंग की वजह से हो सकता है उसमें नमी आ जाए, हो सकता है कूलिंग की वजह से इंस्टेंटाइजेशन की प्रोसेस हो जाए. मे बी ऑफ ड्यू टू साइजिंग टू एलिमिनेट वेरी लार्ज एग्लोमरेट्स एंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड शिफ्टिंग एंड पैकेजिंग. इतने सारे फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये इंस्टेंटाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है. अब देखते हैं पैकेजिंग कैसे की जाती है. सबसे पहला है एसएमपी का पैकेजिंग. द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंटेनर फॉर पैकिंग ड्राई मिल्क आर दैट इट शुड बी इम्पर्वियस टू मॉइस्चर. अब जो ड्राइड प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग, जब हम अभी तक इसको इसको मॉइस्चर से बचा रहे हैं, इसको नमी से बचा रहे हैं, तो इसकी पैकिंग भी हमें इस तरीके से ही करनी होगी कि लास्ट में प्रोडक्ट में कोई भी ये नमी या मॉइस्चर ना आ जाए. एंड ऑक्सीजन फॉर फुल फैट ड्राइड मिल्क, लाइट एंड इंसेक्ट्स शुड हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू स्टैंड वेयर एंड टियर ड्यूरिंग नॉर्मल हैंडलिंग. अब ऐसा भी होना चाहिए पैकेजिंग मटेरियल कि वो हल्के से ऐसे ही नहीं कि उसको पैक करके दिया किसी ने, एक दूसरे से जगह पे ही ट्रांसफ़र होने में वो कट फट गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. मटेरियल थोड़ा सा हार्ड भी होना चाहिए. शुड बी रिलेटिवली इजी टू फिल, आसानी से उसको फिल किया जाना चाहिए, सीलिंग उसकी आसानी से हो जाए. हैंडल एंड इम्पटी एंड शुड बी रीजनेबली प्राइस्ड. अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट से भी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है उसकी पैकिंग की, तो प्राइस भी इनका एक लेवल में ही रहना चाहिए. अगला आता है पैकेजिंग ऑफ WMP.
Because of the susceptibility of whole milk and other high fat powders to oxidation and flavor deterioration, gas or vacuum packaging techniques are employed to inhibit the rate of oxidation. अब इस मिल्क में प्रॉब्लम रहती है कि कोई भी बाहर से चीज़ें ना आ जाए, कोई ऑक्सीडेशन ना हो जाए, तो इसके लिए वैक्यूम पैकेजिंग को प्रेफर किया जाता है, या इसके अलावा गैस पैकेजिंग को भी प्रेफर कर सकते हैं ताकि कोई भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस WMP में ना हो पाए. In order to have a satisfactory shelf life of say 6 months, the oxygen content in the head space of the container should be less than 2%. अब लगभग सेल्फ लाइफ इसकी 6 मंथ तक की होने के लिए, ताकि ये प्रोडक्ट 6 मंथ तक बिना किसी प्रॉब्लम के इसको खाया पिया जा सके, तो इसके लिए ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ही कम होना चाहिए. ये लगभग 2% से भी कम होना चाहिए. So thank you guys for watching this session. If you want to join this course, you can find the link given in the description. Follow ITLS Academy on various social media platforms, and you also subscribe to our YouTube channel ITLS Academy. So thank you for watching. Like this video, share with your friends, and also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much again.